हेलो गाइस, मैं हसन यार, आप देख रहे हैं हार्डवेयर मानव। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट अ पीसी बिल्ड जिसका बजट होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए। अब में से कई लोग अभी जब ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस थोड़े थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं तो उसके बाद अपना नया पीसी बिल्ड बनाने की तैयारी में है। और मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए के आसपास का जो बजट होता है वो काफी ज्यादा एक अच्छा पॉइंट होता है फॉर गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी पीसी। तो हम लोग इस वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे विद द कंपोनेंट सिलेक्शन एंड आपको बताएंगे कि कौन से पार्ट्स आप चूज कर सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शन है और क्या पार्ट्स आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो पीसी बिल्ड है ये हमारे एक फ्रेंड का है, तो वो पीसी बिल्ड करा था तो हमने सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बता दें। एंड पार्ट्स वगैरह ऑलरेडी हमने सारे चूज़ कर लिए हैं, लेकिन इन पार्ट्स के अलावा भी हम लोग ऑल्टरनेटिव्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है चीज़ देखना कि जो 1.5 लाख रुपए का बजट है उसमें या तो आप है ना अपने जीपीयू पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, यहाँ डिपेंडिंग आप क्या काम करने वाले। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करने वाले हैं या फिर आप कुछ दूसरी रेंडरिंग वगैरह मशीन वगैरह बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप सीपीयू पे भी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बजट होता है जहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर के लिए हमने चूज किया है फॉर दिस प्राइस रेंज द i5 12600K फ्रॉम इंटेल। 12600K का जो प्राइस है फिलहाल वो मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 24,000 से 25,000 के बीच में, और ये है 10 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर। अब इसके कॉम्पिटिशन में AMD का जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है एक्चुअली Ryzen 7 5800X, और उसका जो प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 26,000 के आसपास। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं इन दोनों प्रोसेसर से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है Ryzen का ही R5 5600X जो है अवेलेबल मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपए तक। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें इन सारे प्रोसेसर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली 12600K एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। रीजन बीइंग एक गेमिंग में बहुत अच्छा है, और साथ ही अगर हम लोग पावर वगैरह की बात करें तो इसको ठंडा रखना या फिर जो कूलर वगैरह वो भी आप है ना नॉर्मल लगा सकते हैं जिससे आपका ओवरऑल बजट बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग से ज्यादा थोड़ा सा लाइक है ना प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग करनी है, थोड़ी रेंडरिंग करनी है या फिर ऐसा कुछ दूसरा काम करना है जहाँ आपको ज्यादा कोर्स की जरूरत है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है इंटेल का ही i7 12700KF या फिर K। उसका जो प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 32,000 से लेकर 36,000 के बीच में। एंड यस आप ना 24,000 के बजट से काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं इस प्रोसेसर के लिए, लेकिन दैट विल बी टोटली वर्थ इट बिकॉज उसमें जो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलने वाली है फॉर मल्टीकोर परफॉर्मेंस वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है 5600X अगर आप 20,000 रुपीज के अंदर खर्च करना चाहते हैं, जो अभी भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, कम पावर खींचता है। दूसरी मेरी चॉइस होगी 12600K जो हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज करने वाले हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कोर हैवी कुछ काम करना है तो मेरी चॉइस होगी इंटेल का ही 12700KF। तो अब बात करते हैं मदरबोर्ड्स की। एंड मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है बिकॉज प्रोसेसर तो देखो दो ही कंपनी के, लेकिन मदरबोर्ड्स के मामले में हमारे पास है एज़रॉक है, गीगाबाइट, MSI ऐसा बहुत कुछ है, और उनके अंदर भी पता नहीं उन्होंने 1,000-2,000 मॉडल्स डाले होते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्राइस रेंज में अगर आप इंटेल के साथ जाएंगे तो आपको चूज करना चाहिए मेरे ख्याल से B660 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स, और अगर आप AMD के साथ जाते हैं तो आप चूज कर सकते हैं समथिंग लाइक द AMD B550 चिपसेट वाले मदरबोर्ड। ये दोनों एक्चुअली काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन कहाँ डिफरेंस आता है वो है प्राइसिंग में। AMD के मदरबोर्ड्स ज्यादा सस्ते हैं कंपेयर टू इंटेल, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि आप अगर मदरबोर्ड पे थोड़ा सा अगर कम खर्चा करते हैं तो आप ज्यादा बाकी पार्ट्स पे स्पेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SSDs, हार्ड ड्राइव्स या मे बी है ना रैम पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने बिकॉज इस बिल्ड के लिए 12600K चूज किया था, तो मैं बेसिकली इंटेल B660 में 3 अच्छे ऑप्शंस थे। एक है Asus का टफ गेमिंग B660M Plus DDR4 वर्जन जिसमें वाईफाई वाला वेरिएंट हमने चूज किया है। सेकंड MSI का B660M A Pro जो 15,000-16,000 रुपीज के आसपास अवेलेबल है, और लास्ट में गीगाबाइट का B660M Aorus Pro AX। ये तीनों जो मदरबोर्ड है ये एक माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, और तीनों की जो VRM परफॉर्मेंस वगैरह है या फिर जो ओवरऑल फीचर सेट वगैरह IO पोर्ट्स वगैरह के मामले में या फिर ना कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन Asus के साथ क्या एक छोटा सा एडवांटेज है कि इसका जो ग्राफिक्स कार्ड वाला स्लॉट है PCI Gen 5 सपोर्ट करता है, बिकॉज इनके लिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उनका प्लान है कि RTX 4000 सीरीज पे अपग्रेड करें, इसलिए हमारी चॉइस थी Asus का टफ। अगर आप स्पेसिफिकली प्लान कर रहे हैं कि आप है ना 12700 या फिर i9 12900 टाइप का कोई प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं लेकिन आप ओवरक्लॉक नहीं करना चाहते, देन इट विल बी बेटर कि आप है ना MSI का A Pro ले ले, वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बेटर VRM परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर AMD की बात करें आपके पास ढेरों ऑप्शन है, मतलब सीरियसली इतने ज्यादा ऑप्शंस है, आप आराम से 9,000 रुपए का 10,000 रुपए का AMD का मदरबोर्ड खरीद सकते हैं B550 वाला, जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए B550 के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। B550 में जो मुझे मदरबोर्ड अच्छे लगते हैं उनमें है
MSI का B550 Tomahawk, साथ ही Asus का B556 E भी एक है ना थोड़ा ज्यादा हाई एंड ऑप्शन है B550 में, वो भी आप चूज कर सकते हो। और अगर गीगाबाइट की बात करें तो B550 Aorus Pro भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये ध्यान रखना कि मदरबोर्ड आप जो भी चूज करें उसके VRM इस तरीके के हो कि वो है ना आप जो प्रोसेसर यूज करना चाहते हो वो कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी नहीं। AMD के साथ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज AMD के B550 बोर्ड सारे ऑलमोस्ट अच्छे हैं, लेकिन इंटेल के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि B660 वाले हर बोर्ड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, स्पेशली विद i7 या फिर है ना i9 टाइप के प्रोसेसर। लेकिन जनरली जहां तक मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोग है ना i5 टाइप के प्रोसेसर यूज करेंगे, तो देन उस केस में ये जो मदरबोर्ड्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अगर रैम की बात करें तो सच बताऊं मिनिमम वैसे तो 16 GB लोग रेकमेंड करते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप सबको है कि एटलीस्ट 32 GB रैम ले लो। रैम बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो रखी, आप 9,000 10,000 में 32 GB रैम खरीद सकते हैं जस्ट फॉर स्लाइट फ्यूचर प्रूफिंग। 16 GB के ऊपर है ना रिकमेंडेशन मेरी रहती है फॉर AMD इफ पॉसिबल 3600 MHz की कोई भी रैम किट ले, डुअल चैनल रैम किट ले ले। फॉर एग्जांपल 8 GB की 2 स्टिक्स ले ले या फिर 16 GB की 2 स्टिक्स ले ले। AMD के लिए 3600 MHz विद अ नाइस स्पीड ऑफ लाइक CL16 टाइप की कोई मतलब एक अच्छी स्पीडी रैम अगर किट लेते हैं आप तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे आप जो भी AMD का प्रोसेसर यूज करें। बाय चांस है ना अगर आप इंटेल प्रेफर करें जैसे हम लोग इस बिल्ड में करने वाले हैं, एक क्या चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप B660 मदरबोर्ड्स यूज कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप 3200 MHz से ज्यादा ना खर्च करें, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कई सारे मदरबोर्ड्स में B660 मदरबोर्ड्स में i5 वगैरह प्रोसेसर्स के साथ बिकॉज वो लॉक्ड है एक तरीके से, आप CPU को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आप मेमोरी को भी फुल अनलॉक नहीं कर सकते, फुली अनलॉक नहीं कर पाते उसकी स्पीड, तो वो बहुत ज्यादा एडवांस काम हो जाता है एंड कई सारे लोगों के पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं हो। तो इट्स बेटर कि आप इंटेल अगर जा रहे हैं तो 16 GB की 3200 MHz वाली किट यूज कर लें या फिर 32 GB की 3200 MHz वाली किट यूज कर लें। कौन सी कंपनीज अच्छी है? वेल सारी रैम कंपनीज बेसिकली सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। मैं बोलूंगा जो दिखने में आपको सुंदर लगे वो आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे G-Skill की ट्राइडेंट Z अच्छी लगती है दिखने में, साथ ही XPG की D41 सीरीज है वो भी मुझे रैम अच्छी लगती है दिखने में, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बाकी कोर्सेर भी अवेलेबल है, आजकल T ग्रुप के भी है ना काफी सारा ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ रिकमेंडेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप सबका फेवरेट टॉपिक वो है GPU। अज्यूम करते हैं कि हमें जो 3070 वगैरह है वो 60,000 के आसपास मिल जाएगा, तो उस केस में ऑप्शंस है 3070 खरीदने का या 3060 Ti खरीदने का। और अगर हम लोग AMD की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है 6700 XT खरीदने का। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर टटोला जाए, थोड़ा देखा जाए तो बात सिंपल सी है कि अगर आपको सबसे फास्टेस्ट GPU चाहिए 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर, वो आपको मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस 3070, या फिर कुछ केसेस में कुछ अच्छी कंडीशन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 3070 Ti। बट जनरली आपको इस सारे बजट में अगर सब कुछ बैलेंस बिल्ड बनाना है तो आपको 3070 आराम से इस बजट में मिल सकता है फिलहाल। AMD का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस प्राइस रेंज में वो है 6750 XT, जो 3070 से थोड़ा स्लो है एंड मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा 3070, बट 6700 XT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप है ना नॉर्मल 2K रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलना चाहते हैं, 1080p पे गेम्स खेलना चाहते हैं, तो ये दोनों कार्ड्स मोर देन सफिशिएंट है फॉर बोथ काइंड ऑफ गेमिंग। लेकिन Nvidia के साथ क्या बेनिफिट है कि आपको रे ट्रेसिंग का एडवांटेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो गेट DLSS सपोर्ट, जो आजकल काफी ज्यादा गेम्स से आपको मिल रहा है, उससे आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी हाई रेजोल्यूशन पे। एंड 3060 Ti 3070 ठीक ठाक सा डिफरेंस है, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि 3060 Ti बहुत ही खराब ऑप्शन है। 3060 Ti आपको 47,000 रुपीज तक मिल सकता है मार्केट में, जो एक नॉट द बेस्ट प्राइस, लेकिन अभी के मार्केट के हिसाब से काफी ठीक प्राइस है, और उस केस में वो चूज करना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। एक मैं पर्सनल रिकमेंडेशन ये दूंगा कि अगर आप 3070 चूज करें तो ऐसा कार्ड चूज करें जो एटलीस्ट ट्रिपल फैन वाला हो। ट्रिपल कार्ड्स विल गिव स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस। एंड अगर 3060 Ti की बात करें तो इट्स बेटर कि आप डुअल फैंस नॉर्मल वेरिएंट्स के साथ चूज करें, बिकॉज वो थोड़े सस्ते होंगे लेकिन है ना आपको परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक से मिल जाएगी। 3060 Ti के साथ AMD का जो कार्ड कंपीट कर रहा है वो लाइक कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो है नहीं, लेकिन वो 6600 XT थोड़ा सा पास जरूर पहुंच जाता है। एंड 6600 XT इज चीपर, डेफिनेटली चीपर, लेकिन 1.5 लाख के बजट में मैं उसको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो फिलहाल 1.5 लाख रुपए में आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे वो है 6700 XT, 3070 या फिर 3060 Ti। इनमें से आप कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप सेकंड हैंड कार्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अभी माइनर सारे अपने कार्ड्स वगैरह बेच रहे हैं, तो उस केस में आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि उसकी वारंटी अवेलेबल, ऑफिशियल वारंटी
वारंटी मतलब बिल आपको मिल जाए और साथ ही साथ आपको उसी कंडीशन का भी अंदाजा मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि जब आपने ऑर्डर किया तब उसके 3 पंखे थे लेकिन घर पे पहुंचने के बाद उसके 2 ही पंखे निकले, तो वैसा कुछ ना हो। तो उस केस में जरूर ध्यान दें कि आपके पास बिल हो उसका और अपने कंडीशन अच्छी तरह चेक करें। जनरली माइनिंग से कार्ड बहुत ज्यादा खराब नहीं होते, मोस्टली उनके फैंस खराब हो जाते हैं, बस वो फैन की अगर कंडीशन ठीक है तो जनरली वो यूजेबल रहते हैं कई टाइम तक। एंड अगर आप माइनिंग वाला कार्ड कंसिडर कर रहे हैं तो मे बी आपको 3070 Ti या 3080 जैसे कार्ड्स भी मिल सकते हैं। सारी कंपनी के कार्ड ठीक ठाक है, गीगाबाइट, एसएस, MSI, इन सबके कार्ड्स अच्छे अवेलेबल हैं। जोटेक में आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी, तो अगर आपको लंबे टाइम तक यूज करने का प्लान है तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन गीगाबाइट के भी कार्ड्स की 4 साल की वारंटी मिल जाती है इफ यू रजिस्टर द कार्ड। कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स, हर मॉडल पे नहीं, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। MSI के मॉडल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनके कूलर्स अच्छे हैं, मैंने पर्सनली देखा है कार्ड्स को। एंड गीगाबाइट के कार्ड्स मैं पर्सनली 3070 गेमिंग ओसी रिकमेंड करूंगा, ईगल वाला वेरिएंट नहीं रिकमेंड करूंगा। और अगर है ना एसएस की बात करें तो स्टिक्स खरीदने की बजाय इफ यू वांट टू सेव सम बजट तो मैं रिकमेंड करूंगा आप टफ सीरीज ले, बिकॉज उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टफ सीरीज इज जनरली मोर देन फाइन, स्पेशली फॉर द 3000 सीरीज। टफ सीरीज के कार्ड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट में सबसे सस्ते 3070s वगैरह चाहिए तो Inno3D इज द गो टू ऑप्शन। वहां पे आपको सबसे बेसिक डिजाइन मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से प्राइस भी काफी कम होगा। एंड कई लोगों के लिए जो ओवरक्लॉक वगैरह नहीं करना चाहते, जिनके पास अच्छा केस वगैरह है, तो Inno3D के कार्ड्स भी आराम से चल जाएंगे। अब 3070 लगाया तो उसको पावर तो करना पड़ेगा। वेल उसके लिए सबसे अच्छा आपको जो PSU मिलेगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 750 वॉट की रेंज तक का। एंड उसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन है। मेरे ख्याल से सबसे वैल्यू फॉर मनी है ना PSU है 750 वॉट 850 वॉट सीरीज में। वो है एक तो डीपकूल का DQ 750M V2 वाला वर्जन, वो काफी अच्छा है। और डीपकूल के नए PM सीरीज भी, जो फुली मॉड्यूलर PM सीरीज वाले नए PSUs हैं उनके, वो भी काफी अच्छे हैं। लेकिन फॉर दिस बिल्ड हमने मतलब कोर्सेर का RM850 चूज किया है। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट अ बैड PSU यार। तो इस बिल्ड के लिए हमने चूज किया था कोर्सेर का RM850। वेल सच बताऊं इसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन द गाय वांट्स टू बाय दिस PSU। लेकिन अगर आप है ना एक महंगी अच्छी पावर सप्लाई ले सकते हो, उसमें कभी कोई बुराई नहीं है। आप चाहे मैं कहता हूँ ना 1600 वॉट की भी पावर सप्लाई लेना अपने है ना 10,000 रुपए के बजट में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अच्छी पावर सप्लाई बहुत जरूरी है, स्पेशली विद 3000 सीरीज कार्ड्स। अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दूं कि 12700K या फिर 12600K टाइप के प्रोसेसर के साथ जब आप 3070 जैसा कुछ पेयर करोगे तो आपको सिस्टम का ओवरऑल पावर कंजप्शन 400 से 450 वॉट तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, डिपेंडिंग आप क्या है ना GPU को कितना पुश करते हैं अपने। लेकिन 750 इज द स्वीट स्पॉट। और अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफिंग रखना है, बाद में GPU वगैरह अपग्रेड करना है या फिर बहुत सारा कुछ RGB वगैरह भरना है अपने केस में, तो ज्यादा पावर के लिए आप 850 भी कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन और है, वो है NZXT का C850 और C750। वो भी काफी अच्छे PSUs है, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा सा लाइक है ना डीपकूल वगैरह से ज्यादा है। कूलर मास्टर की अगर बात करें तो MW750 850 आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो डीपकूल वाला पावर सप्लाई है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं जनरली कई लोगों को वो रिकमेंड, बिकॉज मैं पर्सनली वो PSU यूज की है, तो मैं इसको इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कूलर की। एंड कूलर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं और कम भी खर्च कर सकते हैं। और ज़्यादा खर्च करेंगे तब भी कोई बुराई नहीं है, कम खर्च करेंगे लेकिन तब ज़रूर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमारी इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर का ML360 इल्यूजन वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग एक 240 यूज़ करने वाले, लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोगों ने कुछ इधर उधर डिसाइड किया था एंड ही लाइक द लुक्स ऑफ इट, तो हमने ये मास्टर लिक्विड ML360 यूज़ किया है। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, अगर आप एक i5 12600K टाइप का कोई प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो एयर कूलर में आप यूज कर सकते हैं डीपकूल का AK620, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। वो 5,500 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में, एंड उस प्राइस में उससे बेटर कूलर नहीं है। और वो आराम से 12700K को स्टॉक सेटिंग्स पे हैंडल कर सकते हैं, एंड 12600K उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर हम लोग लिक्विड कूलर्स की बात करें तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन में होगा कूलर मास्टर का ML240 V2, जो करीब 7,000 7,500 रुपए का अवेलेबल है। और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी, स्पेशली विद नॉइज परफॉर्मेंस। वो ज्यादा लाउड नहीं होता और वो आराम से 5800X टाइप के प्रोसेसर्स को या फिर 12700K प्रोसेसर्स को स्टॉक सेटिंग्स में हैंडल कर सकते हैं। मैं उनके साथ ओवरक्लॉक तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं कर सकता। एंड इंटेल के साथ अगर जाओगे तो वो B660 के साथ तो वैसे भी ओवरक्लॉक नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो गर्म हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि 5600X 5800X गर्म नहीं होंगे बिकॉज वो AMD के नए प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन वो भी काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं एंड उनको भी एक अच्छी कूलर की जरूरत होती है। और अगर आपको लाइक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अंडर 10,000 रुपीज, तो वो मिलेगी आपको आर्कटिक के फ्रीजर 360 के साथ, जो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, स्पेशली विद AMD प्रोसेसर्स। अगर
आप 12600K चूज़ करते हैं या फिर आप 5600X चूज़ करते हैं और आप मुश्किल से है ना 2500 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा डीप कूल का AK400 या फिर थर्मलटेक का टफ एयर का जो उनका CPU कूलर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वेरी गुड सिंगल टावर कूलर्स और इस टाइप के प्रोसेसर को, छोटे प्रोसेसर्स को आराम से हैंडल कर सकता है एट स्टॉक स्पीड्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ कूलर्स की लिस्ट छोड़ी है, तो आप उनको जाकर जरूर चेक कर सकते हैं एंड आई थिंक दोज आर वेल वर्थ योर मनी। एंड बाकी कंपोनेंट्स की तरह SSD के साथ भी आपके पास कई ऑप्शंस है और हमने जो चूज़ की वो है WD Black SN850 जो एक PCIe Gen 4 SSD है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। एंड हमने जो मॉडल चूज़ किया है वो है 13,000 रुपीज़ का। सच बताऊँ, अगर आप सिर्फ गेमिंग वगैरह करने वाले हैं और कुछ भी नॉर्मल सा भी काम करने वाले हैं तो एक 512 GB वाली SSD ज़रूर आराम से काम कर जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि वो Gen 4 होनी चाहिए या फिर बहुत हाई एंड होनी चाहिए, एक सिंपल नॉर्मल सी SSD भी आराम से काम चल जाती है। लोग काफ़ी ज़्यादा हवा बना देते हैं कि भाई साहब वो है ना DRAM नहीं है इसमें, वो नहीं है। मैं सच बताऊँ, फॉर मोस्ट गेमिंग टास्क, बहुत सिंपल कंप्यूटर्स, DRAM लेस SSDs आर स्टिल फाइन। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए तो सैमसंग की 980 काफ़ी अच्छी SSD है। वेस्टर्न डिजिटल SN570 भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हैं तो समथिंग लाइक दिस WD Black सीरीज इज गुड। SN850 काफ़ी अच्छी है, SN750 भी ठीक ठाक है और किंगस्टन की KC3000, KC3500 या फिर रेनेगेड SSDs भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, भाई साहब 250 GB की SSD मत लेना, मिनिमम 512 GB लो कि जितनी बड़ी SSD अपने बजट में इंक्लूड कर सके वो आप करें। चाहे Gen 3 हो, Gen 4 हो, वो मैटर नहीं करता। Gen 3 इज मोर देन फाइन। Gen 4 अगर खर्च कर सकते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा। तो हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने केस की, और केस में सच बताऊं आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको ना बहुत हाई एंड केस रिकमेंड करूं। मैं कहता हूं आप 1.5 लाख रुपए के बजट के लिए 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का केस लो एंड उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आपका कूलर फिट हो जाएगा, जब तक आपकी PSU लग जाएगी, जब तक आपका मदरबोर्ड लग जाएगा और उसमें केबल मैनेजमेंट के लिए 1-2 छेद किए गए हो, तो आपको सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल थोड़ी सी इज्जत बचाते हुए 1.5 लाख रुपए बजट की मैं रिकमेंड करूंगा अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 इज अ गुड बजट फॉर स्पेंडिंग ऑन अ केस फॉर दैट प्राइस। हमने थोड़ा लुक्स पे फोकस करते हुए चूज किया है कूलर मास्टर का TD500 मेश, जो एक बहुत ही पॉपुलर डिजाइन है एंड उसका सिंपल सा रीजन है कि देखने में बहुत सुंदर लगता है एंड ये रिलायबल केस है। मतलब इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है लेकिन कुछ बुरा भी नहीं है और ये काम कर जाता है। अगर हम लोग दूसरे केस ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास है LANCool 2 मेश, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट है। वो आपको 7,500 या 8,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कुछ थोड़ा सा फैंसी चाहिए तो आप लियानली का O11 मिनी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फैंस वगैरह अलग से इतने अरेंज करने पड़ेंगे। और LANCool का ही हमारे पास 215 भी है, जो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और वो सामने 2 पंखों के साथ आता है। 200 मिलीमीटर के बड़े बड़े फैंस है, काफी अच्छी एयर फ्लो है। देयर इज आल्सो केसेस फ्रॉम लाइक एंटी स्पोर्ट्स वगैरह जो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सबसे बेस्ट केस है, लेकिन सच बताऊं कुछ केसेस काम कर जाएंगे। कई लोग मैं जानता हूँ कुछ है ना थोड़े एलिटिस्ट टाइप के लोग होंगे वहाँ पे, जो मतलब प्यार होता है ब्रांड नेम से, तो वो बोलेंगे कि भाई एंटी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें क्यों रेकमेंड करो। लेकिन मैं चीज़ बताता हूँ, केस जो है ना इट्स फाइनली एट लास्ट अ डब्बा, मेटल का डब्बा होता है एंड ज़्यादातर सिंपल बेड्स के लिए चल जाता है। अनलेस आपको जो है ना कस्टम वाटर कूलिंग वगैरह करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल मोर ड्राइव स्टोरेज या फिर फैन लोकेशंस, कई सारे केसेस आराम से काम कर जाते हैं। तो आप लुक्स की तरफ जाइए, बस ये ध्यान रखें कि उसमें एयर फ्लो के लिए अच्छी खासी जगह हो। जरूरी नहीं मैश ही हो, लेकिन एयर फ्लो का उसका डिजाइन अच्छा हो। मैं रिकमेंड करूंगा कुछ है ना रिव्यूज पढ़ ले, हमारे कुछ वीडियोस देख लिया ना, हमने भी कुछ केसेस का रिव्यूज किया हुआ है। एंटेक के DF सीरीज भी अच्छी है, फ्लक्स सीरीज भी काफी अच्छी है, वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। फिर है ना डीप कूल के भी है ना CG560 वगैरह जो ऑप्शन आ गए वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे केसेस जो है मिड टावर केसेस है, इसी साइज के अप्रोक्सीमेट केसेस है एंड इन सब में आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि हर केस में है ना आप टॉप पे 360 मिलीमीटर रेडिएटर नहीं माउंट कर सकते। तो आप अगर एक पर्टिकुलर लुक की तरफ जा रहे हैं तो कूलर से कुछ केसेस एंड लिहाज लेके कुछ केसेस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके केस के साथ फैंस नहीं आते तो आपको फैंस अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी समथिंग लाइक द डीपकूल FK120, जो काफी अच्छा इनटेक फैंस है। अगर आपको सामने इनटेक के लगाने तो अच्छे इनटेक में परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और सस्ते में चाहिए ऑप्शन तो आर्कटिक के P12 फैंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो 500 रुपए का एक फैन आता है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट कूलर मास्टर का सिकल फ्लो 120 भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो बिना RGB के साथ आता है, वो ब्लैक कलर के हैं, तो आप वो भी कंसिडर जरूर कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव के लिए मैं इतना ही रिकमेंड करूंगा, जितना भी आपको चाहिए इतनी ज़्यादा बड़ी हार्ड ड्राइव अपने बजट में फिट कर सकते हो, कर लो। जनरली
2 TB शुड बी द मिनिमम, 1 TB हार्ड डिस्क मत परचेज करना, दोज आर नॉट वर्थ द मनी एनीमोर। एंड 7200 RPM मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन उससे भी कई सारे झोल है। लाइक जरूरी नहीं कि ना 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव हमेशा फास्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जनरली 7200 RPM वाले मॉडल्स ठीक ठाक होते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है WD की ब्लू 7200 RPM, जो मैं इस बिल्ड में यूज करने वाला हूँ। साथ ही उससे भी ऊपर जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो थोड़ी ज्यादा तेज ड्राइव है फॉर लाइक नॉर्मल गेम्स एंड स्टफ, वो है तोशिबा की P300। लेकिन ये ध्यान रखना वो P300 मॉडल ही हो, बिकॉज तोशिबा के कई सारे मॉडल हैं, कई सारे सेलर्स आपको बेवकूफ बना के कोई दूसरी तोशिबा आपको पकड़ा देंगे। तो मेक श्योर इट्स द तोशिबा P300। मैं लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो हमने सारे पार्ट्स की बात कर लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा फिर से एक जनरलाइज है ना आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि देखो 1.5 लाख रुपए के बजट में आप कई सारी चीज़ें है ना मतलब यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोग एक 3080 भी फिट कर सके 1.5 लाख रुपए के बजट में, और या फिर हम लोग अपना GPU छोटा करके हम लोग एक अच्छा खासा 12900K भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सच बताऊँ, कुछ लोगों के लिए 12900K प्लस GTX 1050 Ti इज अ बेटर कॉम्बिनेशन देन समथिंग एल्स। कई सारे ऑप्शंस हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ PC बिल्डिंग। आपके पास इतने सारे ऑप्शन, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैं इस वीडियो के सारे उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन जानते हैं, मतलब इस PC प्राइस के बारे में, अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली जानते हैं, और एक बैलेंस सिस्टम चाहते हैं जो एडिटिंग भी कर सके, जो गेमिंग भी कर सके, एंड जो थोड़ा लुक्स में भी दिखने में हो। क्योंकि हम लोग अगर लुक्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, हमारा बाकी कॉम्पोनेंट्स परफॉर्मेंस के लिए बजट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सच बताऊं, आजकल जितने सेटअप वॉज यूट्यूबर चला रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपना सेटअप पे भी थोड़े से पैसे डाल दो अपने। तो हमने सारे अपने पार्ट्स वगैरह की बात कर ली, इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको ऑप्शन ही सारे बता दिए। अब बारी है हमने जो पार्ट्स चूज किए थे फॉर दिस बिल्ड, उनको असेंबल करने का और चेक करने का कि भाई साहब वो चल भी रहे कि नहीं। पता चले PC बिल्ड शुरू ही ना हो। हम लोग PC बिल्ड करना शुरू करते हैं, फिर चेक करते हैं उसकी परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ी सी, एंड आगे बात बाद में करते हैं। तो हमारा फाइनली वो बिल्ड रेडी हो चुका था, एंड एक्चुअली जो ओनर है बिल्ड के वो उसको लेके अपने घर भी पहुंच चुके हैं, एंड आई होप ही इज इंस्टॉलिंग सम गेम्स एंड स्टफ। आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी, मैं आपको बस हल्का सा गाइड ही कर सकता हूँ इस बारे में। और आई होप जो मैंने कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन या फिर इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं भी, फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन या बिल्ड के रिलेटेड चाहिए एटलीस्ट इस बजट वाले, तो प्लीज जरूर हमें कमेंट्स में पूछना। एंड प्लीज ऑल्सो टेल मी कि इफ यू नीड एनी अदर गाइड्स, सिमिलर गाइड्स फॉर अदर बिल्ड्स, मे बी उसके लिए बिल्ड एग्जैक्ट कंपोनेंट्स हम शोकेस करें ना करें, लेकिन प्लीज मैं आपको कंपोनेंट्स की तरफ जरूर गाइड करने में हेल्प करूंगा। अगर जो भी आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उनकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए है, इट विल हेल्प अस इफ यू बाय थ्रू दोज लिंक्स। तो मुझे अभी ये भी बताना साथ में कि है ना आपको किस बजट सेगमेंट में ऐसे बिल्ड्स देखने हैं, लाइक है ना कौन सी प्राइस रेंज में आपको ना ऐसे बिल्ड गाइड्स की जरूरत है, बिकॉज वो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान कर देगी। स्पेशल थैंक यू टू इजी पीजी सॉल्यूशंस जिन्होंने एक्चुअली कंपोनेंट्स हमें सेंड करने में हेल्प की थी, सो थैंक यू अगेन। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो दूसरा तो प्लीज कमेंट से जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन